नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीयूवी ग्लोबल इंडिया की इस ट्रेनिंग सीरीज में, जहां हम ISO 9001 रेशियो 2015 के हर क्लॉज को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से समझ रहे हैं। क्लॉज 4 और 5 पूरा करने के बाद अब हम एक ऐसे चैप्टर में प्रवेश कर रहे हैं जो पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की दिशा और स्थिरता तय करता है। क्लॉज 6.1 यानी एक्शंस टू एड्रेस रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ISO 9001 का अपडेटेड वर्जन डॉक्यूमेंटेशन से आगे बढ़कर रिस्क बेस्ड थिंकिंग को केंद्र में रखता है। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन केवल रिजल्ट्स को रिएक्टिवली मैनेज नहीं करेगी, बल्कि प्रॉब्लम्स और अनसर्टेनिटीज को पहले ही पहचान कर उन्हें रोकने या मिनिमाइज करने के लिए प्लान बनाएगी। क्लॉज 6.1 हमें ये सिखाता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर सेटिस्फैक्शन बनाए रखनी है, प्रोडक्ट कन्फॉर्मिटी एंश्योर करनी है और बिजनेस कंटिन्यूटी मजबूत करनी है, तो उसे अपने रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को समझकर मैनेज्ड तरीके से हैंडल करना होगा। रिस्क केवल नेगेटिव नहीं होते, कुछ रिस्क्स नए अपॉर्चुनिटीज पैदा करते हैं जिन पर काम करके ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सकती है और कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। ये क्लॉज प्लानिंग का आधार है। ये 4.1 कॉन्टेक्स्ट 4.2 इंटरेस्टेड पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशन स्कोप से जुड़ी हर इनसाइट को लेकर फ्यूचर एक्शंस तय करता है। अब हम अगले कंटेंट के साथ क्लॉज 6.1 को डिटेल में समझेंगे कि रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्यों इन्हें पहचानना जरूरी है और ISO इन्हें मैनेज करने के लिए हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। ओवरव्यू ऑफ क्लॉज 6.1 रिस्क और अपॉर्चुनिटी प्लानिंग। चलिए क्लॉज 6.1 की शुरुआत करते हैं, जहां ISO हमें सिखाता है कि क्वालिटी सिर्फ आज की नहीं, कल की तैयारी भी है। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्लॉज हमसे क्या अपेक्षा करता है। ऑर्गेनाइजेशन को अपने क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के भीतर ऐसे रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज की पहचान करनी होती है जो सीधे सीधे असर डाल सकते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की कंफॉर्मिटी पर और पूरे QMS की परफॉर्मेंस पर। और सिर्फ आइडेंटिफाई करना काफी नहीं है। ISO ये स्पष्ट रूप से कहता है कि इन रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज के लिए कॉन्क्रीट एक्शंस भी तय किए जाएं ताकि सिस्टम एक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं। अब देखते हैं कि ISO ने रिस्क और अपॉर्चुनिटी प्लानिंग को स्टैंडर्ड में क्यों शामिल किया। ISO 9001 2015 का पूरा फ्रेमवर्क रिस्क बेस्ड थिंकिंग पर आधारित है। पहले के स्टैंडर्ड्स में ऑर्गेनाइजेशंस इश्यूज होने के बाद करेक्टिव एक्शन लेती थीं। अब ऑब्जेक्टिव यह है कि प्रॉब्लम आने ही न पाए। रिस्क बेस्ड अप्रोच ऑर्गेनाइजेशंस को अनेबल करती है संभावित फेलियर्स पहले ही पहचानने में, प्रिवेंटिव मेजर्स तय करने में और उन इंप्रूवमेंट्स को पकड़ने में जो परफॉर्मेंस बढ़ा सकती हैं। यानी स्टैंडर्ड क्वालिटी को लक या असम्पशंस पर नहीं छोड़ता, वह सिस्टमैटिक प्लानिंग मांगता है। और अब बात करते हैं रिस्क और अपॉर्चुनिटी प्लानिंग की स्कोप की। ये रिक्वायरमेंट किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। ये लागू होती है सभी QMS प्रोसेसेस पर, सभी इंटरनल और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स पर, सभी स्टेक होल्डर्स पर, एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कस्टमर्स, रिसोर्सेज, मशीन्स, मेथड्स और टाइमलाइंस पर। सरल शब्दों में, जहां भी असुरक्षित परिस्थितियां मौजूद हैं या जहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, क्लॉज 6.1 हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसे देखो, समझो और प्लान बनाओ। ISO इसे थियरी नहीं मानता, ये रियल बिजनेस सिचुएशंस, चैलेंजेस और कंडीशंस पर आधारित होना चाहिए। पर्पस ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। अब समझते हैं क्लॉज 6.1 के पीछे पर्पस क्या है, यानी रिस्क और अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट का असली मकसद क्या है। सबसे पहले इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है समस्याओं को पहले ही पहचान लेना ताकि ऑर्गेनाइजेशन को बाद में नुकसान न उठाना पड़े। रिस्क्स वो स्थितियां हैं जो डिफेक्ट्स पैदा कर सकती हैं, डिलीवरीज रोक सकती हैं, कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन का कारण बन सकती हैं या कंप्लायंस फेलियर्स तक ले जा सकती हैं। क्लॉज 6.1 हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम इन रिस्क्स को पहले ही नोटिस करें और उनसे बचने के लिए एक्शन प्लान तैयार रखें। अब देखते हैं इसका दूसरा बड़ा पक्ष, स्टेबल और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस सुनिश्चित करना। जब रिस्क्स पहले विचार में आ जाते हैं तो प्रोसेसेस ज्यादा कंट्रोल्ड रहती हैं, स्क्रैप और रीवर्क कम होता है और ऑपरेशंस प्रेडिक्टेबल तरीके से चलते हैं। इसका सीधा असर कस्टमर कॉन्फिडेंस, प्रोडक्ट क्वालिटी और डिलीवरी रिलायबिलिटी पर दिखाई देता है। इसके बाद आते हैं अपॉर्चुनिटीज, जो इस क्लॉज को केवल नकारात्मक सोच से आगे लेकर जाती हैं।
अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन को मौका देती हैं नई तकनीक अपनाने का, स्किल्स और कैपेबिलिटीज बढ़ाने का, प्रोडक्टिविटी सुधारने का और कस्टमर वैल्यू बढ़ाने का। रिस्क बेस्ड थिंकिंग का असली फायदा यही है कि वही प्लानिंग चीजें बेहतर करने का रास्ता भी खोलती है। और अंत में ये समझना जरूरी है कि इफेक्टिव रिस्क और अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट QMS ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म सफलता के लिए तैयार रखता है। इस अप्रोच से रिसोर्सेज प्रायोरिटी एरियाज पर लगते हैं, एफर्ट सही दिशा में चलते हैं और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट एक आदत बन जाती है। ये क्लॉज ऑर्गेनाइजेशन को रिएक्टिव अप्रोच से हटाकर सिस्टमैटिक, फोकस्ड और फ्यूचर रेडी बना देता है। आइडेंटिफाइंग रिस्क्स इन द QMS। सबसे पहले समझते हैं कि रिस्क्स आते कहां से हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कई सोर्सेज होते हैं जो क्वालिटी पर असर डाल सकते हैं। लोग, स्किल गैप, टर्नओवर, गलतियां, मशीन्स ब्रेकडाउन, कैपेसिटी की कमी, मटेरियल्स और सप्लायर्स लेट डिलीवरी, क्वालिटी इश्यूज, मेथड्स, अनक्लियर इंस्ट्रक्शंस, नए प्रोसेस या टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, रेगुलेशंस या कंपटीशन। यानी रिस्क सिर्फ प्रोडक्शन फ्लो पर नहीं होता, हर लेयर में मौजूद होता है। अब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस को आमतौर पर किस तरह के रिस्क फेस करने पड़ते हैं। कस्टमर्स को प्रोडक्ट देर से देना, डिफेक्टिव या नॉन कंफॉर्मिंग आउटपुट, सप्लायर फेलियर और डिसरप्शन, कस्टमर कंप्लेंट्स बढ़ जाना, क्रिटिकल नॉलेज खो जाना, इंटरनल बदलाव से प्रोसेस स्टेबिलिटी खराब होना। ये वो टिपिकल रिस्क्स हैं जो अगर पहले न पहचाने जाएं, तो QMS के हर पिलर को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन रिस्क लिस्ट कोई अनुमान का खेल नहीं है, इसे प्रैक्टिकल तरीके से पाया जाता है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस कई मेथड्स उपयोग करती हैं। प्रोसेस टीम्स के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, पुराने नॉन कन्फॉर्मिटीज और रीवर्क ट्रेंड्स की रिव्यू, कस्टमर कंप्लेंट्स और फीडबैक का एनालिसिस, सप्लायर एवेल्युएशन और स्कोरकार्ड्स, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट फाइंडिंग्स, पिछले फेलियर्स से मिलने वाली सीख। इन टूल्स से रिस्क वेग नहीं रहता, फैक्ट बेस्ड और ग्राउंडेड हो जाता है। और अंत में माइंडसेट की बात, रिस्क आइडेंटिफिकेशन इमेजिनेशन पर नहीं आधारित होना चाहिए, वह ऑर्गेनाइजेशन की वास्तविक स्थिति को रिफ्लेक्ट करे। अक्सर ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग सबसे वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं, क्योंकि वही रूटीन चैलेंजेस को महसूस करते हैं। और एक और बात, रिस्क से एक बार आइडेंटिफाई करके भूलने वाली चीज नहीं है, यह एक्टिविटी कंटिन्यूअस है, क्योंकि बिजनेस, कस्टमर और एनवायरनमेंट लगातार बदलते रहते हैं। आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज इन द QMS। अब क्लॉज 6.1 के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। QMS में अपॉर्चुनिटीज कैसे पहचानी जाती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है। रिस्क जहां नुकसान की संभावना बताता है, वहीं अपॉर्चुनिटी एक पॉजिटिव चांस है जो ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाने का मार्ग खोलती है। अपॉर्चुनिटीज ऑर्गेनाइजेशन को एनेबल करती हैं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को इंप्रूव करने में, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाने में, वेस्ट और कॉस्ट कम करने में, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या एफिशिएंसी बढ़ाने में। यानी अपॉर्चुनिटी इंप्रूवमेंट और ग्रोथ का रास्ता है। अब देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज आती कहां से हैं। ऑर्गेनाइजेशंस कई सोर्सेज से इंप्रूवमेंट आइडियाज खोज सकती हैं। कस्टमर फीडबैक और रिव्यूज, परफॉर्मेंस डेटा की ट्रेंड्स, नई टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन या डिजिटल टूल्स, एम्प्लॉयज के सजेशंस और सीख, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट, मार्केट चेंजेस, रेगुलेशन अपडेट्स या नए कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। हर बदलाव इंप्रूवमेंट का मौका लेकर आता है, जरूरी है बस उसे नोटिस करना। कुछ प्रैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज के उदाहरण देखते हैं। अनरिलायबल सप्लायर हटाकर एक स्टेबल सप्लायर अडॉप्ट करना, ब्रेकडाउन बेस्ड मेंटेनेंस छोड़कर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शुरू करना, पेपर इंस्ट्रक्शंस को डिजिटल फॉर्मेट्स में कन्वर्ट करना, फॉर्म्स, अप्रूवल्स या फ्लोज सिंप्लीफाई करना, लेआउट या वर्क सीक्वेंस रीअरेंज करना ताकि स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ सके। ये एक्शंस रिस्क कम नहीं करते, परफॉर्मेंस को एक्टिवली अपशिफ्ट करते हैं। और अंत में एक इंपॉर्टेंट ISO एक्सपेक्टेशन, अपॉर्चुनिटीज कोई गुड टू हैव ऑप्शन नहीं है। स्टैंडर्ड क्लियरली चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशंस अपॉर्चुनिटीज की पहचान भी करें और उन पर एक्शंस भी लें, उतना ही सीरियस जितना रिस्क मैनेजमेंट पर। अपॉर्चुनिटी प्लानिंग कस्टमर वैल्यू को मजबूत करता है और QMS को सिर्फ सुरक्षित नहीं, कंपेटिटिव भी बनाता है। मेथड्स और टूल्स फॉर रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल रिस्क एवेल्युएशन अप्रोचेस की। कई ऑर्गेनाइजेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स मॉडल नहीं अपनाती, वो सिंपल और इफेक्टिव टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे
हाई मीडियम लो रिस्क रैंकिंग, प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट को स्कोर करके प्रायोरिटी तय करना, टीम डिस्कशंस और प्रैक्टिकल इनपुट्स के साथ रिस्क शॉर्टलिस्ट करना। आईएसओ 9001 में कहीं नहीं लिखा कि कॉम्प्लिकेटेड मेथड जरूरी है। जो तरीका कंसिस्टेंट और समझने योग्य हो वही पर्याप्त है। अब देखते हैं फॉर्मल या स्ट्रक्चर्ड रिस्क असेसमेंट टूल्स, जो इंडस्ट्रीज में काफी उपयोग किए जाते हैं। इनमें कॉमन फ्रेमवर्क्स शामिल हैं। FMEA फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस, SWOT स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, PESTEL पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्निकल, लीगल, एनवायरनमेंटल, HACCP फूड सेफ्टी की सेफ्टी, और रिस्क रजिस्टर्स जो पूरे सिस्टम को ट्रैक करते हैं। टूल का चुनाव ऑर्गेनाइजेशन पर निर्भर करता है, उसका साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और वर्किंग एनवायरनमेंट क्या है। रिस्क असेसमेंट सिर्फ अनुमान पर नहीं चलता, डेटा का उपयोग क्रिटिकल है। ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क्स को वैलिडेट करने के लिए बिलो इनपुट्स इस्तेमाल करती हैं: इंटरनल या सप्लायर ऑडिट्स, KPI और परफॉर्मेंस ट्रेंड्स, ब्रेकडाउन या डाउनटाइम हिस्ट्री, कस्टमर कंप्लेंट्स, रिटर्न्स और फीडबैक, सप्लायर स्कोरकार्ड्स और डिलीवरी रिलायबिलिटी। डेटा यह आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि कौन से रिस्क्स वास्तव में हाई प्रायोरिटी हैं और किन पर एक्शन पहले होना चाहिए। अब आता है प्रैक्टिकल टेकअवे। सही मेथड चुनना कैसे तय होता है। आईएसओ इस पर कोई एक तरीका फोर्स नहीं करता। इफेक्टिव मेथड वही है जो ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी के फिट हो, जिसे मेंटेन करना आसान हो और जो टीम्स को एक्शन लेने में मदद करे। एक सिंपल टूल जिसका उपयोग नियमित हो किसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम से कहीं बेहतर काम करता है, जिसे ऑर्गेनाइजेशन कभी इस्तेमाल ही न करे। प्लानिंग एक्शंस टू एड्रेस रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के बाद अगला कदम है ये तय करना कि कौन सा एक्शन लिया जाए, कब लिया जाए और कौन जिम्मेदार होगा। आईएसओ यह अपेक्षा करता है कि एक्शंस रिस्क की सीरियसनेस और संभावना के अनुसार सेट किए जाएं। मतलब हाई इम्पैक्ट रिस्क्स पर अधिक मजबूत रिस्पॉन्स और लो इम्पैक्ट रिस्क्स पर लाइटर कंट्रोल। कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं कि रिस्क रिडक्शन एक्शंस कैसे चुने जाते हैं। अगर ऑपरेटर्स में स्किल गैप दिख रहा है, ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन या कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। मशीन ब्रेकडाउन की संभावना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्लान और स्पेयर पार्ट्स रेडीनेस। सप्लायर रिलायबिलिटी इशू है, ऑल्टरनेट सप्लायर्स क्वालिफाई करना या हायर इंस्पेक्शन फ्रीक्वेंसी। प्रोसेस क्लैरिटी कम है, SOP, वर्क इंस्ट्रक्शन या विजुअल स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करना। कस्टमर डिसैटिस्फैक्शन का रिस्क बढ़ रहा है, फीडबैक रिव्यू फ्रीक्वेंसी बढ़ाना और ट्रेंड एनालिसिस करना। ये एक्शंस रिएक्टिव फाइटिंग नहीं, सिस्टमिक कंट्रोल एस्टैब्लिश करते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रिंसिपल, हर रिस्क भारी एक्शन की मांग नहीं करता। कुछ जोखिमों को केवल मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सिंपल विजुअल कंट्रोल्स या पीरियोडिक रिव्यू से भी संभाला जा सकता है। रिसोर्स वही इन्वेस्ट करे जहां कस्टमर, कंप्लायंस और बिजनेस पर असर सबसे बड़ा हो। और अंत में एक्शन प्लानिंग हमेशा QMS से जुड़ा होना चाहिए। रिस्क रिडक्शन स्टेप्स को सपोर्ट करना चाहिए। क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, प्रोसेस कंट्रोल्स, कस्टमर सैटिस्फैक्शन टारगेट और सबसे जरूरी बात, रिस्क एक्शन प्लान्स लिखकर छोड़ देने की नहीं है। उन्हें ट्रैक करना, रिव्यू करना और क्लोजर तक फॉलो करना आईएसओ की एक्सपेक्टेशन है। इंटीग्रेटिंग रिस्क बेस्ड थिंकिंग इनटू ऑपरेशंस। रिस्क बेस्ड थिंकिंग कोई अलग एक्टिविटी या एक्स्ट्रा पेपरवर्क नहीं है। इसे ऑर्गेनाइजेशन की डेली वर्किंग का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। चाहे प्लानिंग हो, प्रोडक्शन हो, परचेस डिसीजन हो या शेड्यूलिंग और कस्टमर सर्विस। हर स्टेप पर एम्प्लॉइज को यह सोचना चाहिए कि कौन सा रिस्क आगे चलकर प्रॉब्लम बन सकता है और उसे आज ही कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोसेसेस रिस्क से मुक्त नहीं होते, इसलिए हर QMS प्रोसेस में यह सोचना जरूरी है कि कौन से इनपुट्स फेल हो सकते हैं, किस तरह का आउटपुट कस्टमर या स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट को मिस कर सकता है, वीकनेसेस कहाँ हैं और उन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए। जब प्रोसेसेस रिस्क दृष्टिकोण से डिजाइंड और ऑपरेटेड होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रेडिक्टेबल और स्टेबल रिजल्ट्स देने लगती है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग प्रिवेंशन को डेली हैबिट बनाता है। टीमों को चाहिए कि वे प्रोसेस इंडिकेटर्स मॉनिटर करें, ट्रेंड्स और डिविएशंस जल्दी नोटिस करें, पोटेंशियल इश्यूज को इम्पैक्ट बनने से पहले करेक्ट करें। प्रिवेंशन हमेशा रीवर्क, रिकॉल या एस्केलेशन से बेहतर और सस्ता होता है। और यही माइंडसेट आईएसओ प्रमोट करता है। और इस अप्रोच का सबसे बड़ा लाभ है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट को सस्टेन करना। जैसे जैसे रिस्क ट्रैक, रिव्यू और रिजॉल्व होते हैं, कंट्रोल्स मजबूत होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ती है,
कंप्लेंट्स और डाउनटाइम कम होते हैं और परफॉर्मेंस धीरे धीरे उठती जाती है। रिस्क बेस्ड थिंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को रिएक्टिव से एक्टिव नहीं, बल्कि प्रोएक्टिव से प्रोग्रेसिव बना देता है। मॉनिटरिंग और रिव्यूइंग रिस्क एक्शंस। रिस्क असेसमेंट करने और एक्शंस प्लान करने के बाद अगला महत्वपूर्ण चरण है ये देखना कि किया गया काम वास्तव में असर भी दिखा रहा है या नहीं। ऑर्गेनाइजेशंस को ये सुनिश्चित करना होता है कि रिस्क रिलेटेड एक्शंस सिर्फ पूरे नहीं हुए, बल्कि उन्होंने इंटेंडेड रिजल्ट भी दिया है, यानी प्रॉब्लम को रोका या इम्पैक्ट कम किया। कंप्लीशन सक्सेस नहीं है, इफेक्टिवनेस सक्सेस है। रिस्क मॉनिटरिंग के लिए कई प्रैक्टिकल टूल्स उपयोग किए जाते हैं, जैसे रिस्क रजिस्टर्स या रिस्क ट्रैकर, एक्शन लॉग्स या कैपर स्टेटस रिपोर्ट्स, KPI और ट्रेंड एनालिसिस, इंटरनल ऑडिट्स और मैनेजमेंट रिव्यू आउटपुट्स, कस्टमर या एम्प्लॉय फीडबैक। ये टूल्स ये समझने में मदद करते हैं कि कौन से रिस्क कंट्रोल में आ गए और कौन से अभी अटेंशन मांगते हैं। कुछ सिचुएशंस में प्लानिंग बदलनी भी पड़ सकती है। अगर कोई एक्शन इनइफेक्टिव साबित हो रहा है, बहुत धीमा है या अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स पैदा कर रहा है, तो लीडरशिप को प्लान रिवाइज करना होता है। रिसोर्स बढ़ाना, टाइमलाइन बदलना, नया कंट्रोल ऐड करना या पूरे अप्रोच को स्विच करना, ये सभी स्टेप्स परिस्थिति के अनुसार लिए जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट स्टैटिक लिस्ट नहीं है, ये हमेशा मूवमेंट में रहता है। और सबसे अहम बात यह है कंटिन्यूअस लर्निंग का इस्तेमाल करना। जब रिस्क एड्रेस होते हैं, टीमों को सीखना चाहिए कि क्या काम किया, क्या काम नहीं किया और भविष्य में क्या बेहतर हो सकता है। इन लर्निंग्स को डिपार्टमेंट्स में शेयर करना चाहिए, ट्रेनिंग और अवेयरनेस में जोड़ना चाहिए और अगली प्लानिंग साइकिल में इनपुट बनाना चाहिए। मॉनिटरिंग और रिव्यू रिस्क लूप को बंद नहीं करता, बल्कि उसे नए साइकिल में बदल देता है। यही बात QMS को इवॉल्व करती है। कॉमन नॉन कन्फॉर्मिटीज रिलेटेड टू क्लॉज 6.1। रिस्क बेस्ड थिंकिंग पर सबसे बड़ी समस्या यह आती है कि ऑर्गेनाइजेशंस रिस्क तो आइडेंटिफाई कर लेती हैं, लेकिन उसके बाद कोई वास्तविक एक्शन नहीं लेती। कई जगह रिस्क रजिस्टर बना तो दिया जाता है, लेकिन एक्शन ओनर तय नहीं होता, टाइमलाइन डिसाइड नहीं होती और फॉलोअप भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में रिस्क लिस्ट सिर्फ पेपर एक्सरसाइज रह जाती है, मैनेजमेंट टूल नहीं बन पाती। अगला कॉमन गैप यह है कि अपॉर्चुनिटीज को सीरियस कंसिडरेशन नहीं दिया जाता। टीम्स अक्सर सोचती हैं कि रिस्क कंट्रोल जरूरी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इंप्रूवमेंट वैकल्पिक है। ISO 9001 में ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड क्लियरली चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन अपॉर्चुनिटीज को भी आइडेंटिफाई और एवेल्युएट करे और यदि रेलेवेंट हो तो इम्प्लीमेंट भी करे। अगर एविडेंस नहीं है, ऑडिटर इसे तुरंत ऑब्जर्वेशन बना देता है। एक और सिग्निफिकेंट फाइंडिंग ये होती है कि रिस्क्स का QMS प्रोसेसर से कोई लिंक दिखाई नहीं देता। डॉक्यूमेंटेशन में रिस्क स्टेटमेंट्स लिखे मिलते हैं, लेकिन प्रोडक्शन, परचेस, मेंटेनेंस या कस्टमर रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट, इनमें उनका प्रभाव नजर नहीं आता। ऑडिटर्स इसे मिसिंग इंटीग्रेशन मानते हैं, क्योंकि रिस्क प्लानिंग वास्तविक ऑपरेशंस से डिस्कनेक्टेड रहता है। और अंत में एक बड़ी चूक ये है कि रिस्क्स का रिव्यू ही नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई कर लेती हैं, लेकिन बाद में रिविजिट नहीं करती। न मैनेजमेंट रिव्यू में चर्चा होती है, न नए सप्लायर्स, न्यू कस्टमर्स या चेंज कंडीशंस के कारण अपडेट्स किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में रिस्क प्लानिंग खोखली साबित होती है और ऑर्गेनाइजेशन रिएक्टिव बनी रहती है। समस्याएं आने पर रिस्पॉन्स देती है, पहले से रोकने की क्षमता विकसित नहीं होती। क्लॉज 6.1 ऑडिट में अक्सर इसलिए फेल होता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रिस्क बेस्ड थिंकिंग को जीवंत कल्चर बनाने के बजाय डॉक्यूमेंटेशन टास्क की तरह लेती है। इंडस्ट्री केस स्टडीज और प्रैक्टिकल लेसन्स। रिस्क बेस्ड थिंकिंग का असली असर हमें शॉप फ्लोर और सर्विस ऑपरेशंस में दिखाई देता है। एक मशीनिंग प्लांट को लगातार रीवर्क और स्क्रैप की समस्या हो रही थी। रूट कॉज एनालिसिस में पाया गया कि ऑपरेटर्स के बीच कौशल का अंतर बड़ा फैक्टर था। ऑर्गेनाइजेशन ने रिस्क को एक्सेप्ट किया और एक्शन प्लान बनाया। कॉम्पिटेंसी मैट्रिक्स तैयार की गई, ट्रेनिंग दी गई और जॉब असाइनमेंट स्किल लेवल के अनुसार किए गए। रिजल्ट बहुत जल्दी दिखने लगा, डिफेक्ट्स कम हुए, प्रोसेस स्टेबिलिटी बढ़ी और आउटपुट प्रेडिक्टेबल होने लगा। दूसरा केस सप्लायर मैनेजमेंट से जुड़ा है। एक फैब्रिकेशन कंपनी को बार बार रॉ मटेरियल डिले का सामना करना पड़ रहा था। जांच में सामने आया कि पूरी सप्लाई चेन एक सप्लायर पर डिपेंडेंट थी। सिंगल पॉइंट फेलियर QMS के लिए हाई रिस्क था। रिस्क एक्शन के तहत ऑर्गेनाइजेशन ने बैकअप सप्लायर क्वालिफाई किया, मिनिमम इन्वेंटरी नॉर्म्स फिक्स किए
और सप्लाई प्लानिंग स्ट्रेंथन की। आउटकम ये निकला कि प्रोडक्शन इंटरप्शंस कम हुए, डिलीवरी शेड्यूल स्टेबल हुए और कस्टमर कमिटमेंट्स सुरक्षित रहे। सर्विस सेक्टर में भी रिस्क बेस्ड थिंकिंग उतना ही क्रिटिकल है। एक इट सपोर्ट सेंटर ग्राहकों से लगातार यह फीडबैक प्राप्त कर रहा था कि इश्यूज क्लोज करने में बहुत समय लग रहा है। रिस्क आइडेंटिफाइड हुआ, टिकट प्रायोरिटाइजेशन इफेक्टिव नहीं थी, सब रिक्वेस्ट्स एक ही स्पीड से ट्रीट की जा रही थी। ऑर्गेनाइजेशन ने स्लैब बेस्ड टिकट क्लासिफिकेशन इंप्लीमेंट की, मॉनिटरिंग डैशबोर्ड लगाया और एस्केलेशन रूल्स क्लैरिफाई किए। नतीजा, फास्टर रेजोल्यूशन, संतुष्ट ग्राहक और वर्कलोड का बेहतर उपयोग। इन एग्जाम्पल से एक बात साफ होती है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन तभी मीनिंगफुल है जब एक्शन फॉलो करे और एक्शन ट्रैक होकर परफॉर्मेंस इंप्रूव करे। रियल सिस्टम्स में अपॉर्चुनिटी एक्शंस कैपेबिलिटीज बढ़ाते हैं और मॉनिटरिंग इंश्योर्स करता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई भी है या नहीं। रिस्क बेस्ड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशंस को रिएक्टिव नहीं रहने देता, सिस्टम स्मार्टर बन जाता है, परफॉर्मेंस प्रेडिक्टेबल होती है और कस्टमर वैल्यू नेचुरली ग्रो करती है।